बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और ये चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का पार्ट 6 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग नेफ्रॉन के एक्सक्रीटरी फंक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। इससे पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और नेफ्रॉन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो नेफ्रॉन के एक्सक्रीटरी फंक्शंस के ऊपर होगा। जब आप लोग ह्यूमन किडनी के फंक्शंस को देखते हैं तो ज़्यादातर जो ह्यूमन किडनी के फंक्शंस होते हैं वो नेफ्रॉन्स ही परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो यही नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का काम ये होता है कि ये आपके ब्लड में से जो वाटर, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करता है। आपके ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करता है, और जो चीज़ें आपको बॉडी में रिक्वायर्ड होती हैं उनकी रीअपटेक करता है और वो दोबारा से ब्लड के अंदर चला जाता है। जो नेफ्रॉन का जो मेजर एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है वो यूरिन की फॉर्मेशन में होता है। और जब यूरिन की फॉर्मेशन को आप लोग डिस्कस करते हैं, यूजुअली 3 प्रोसेसेस इस यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो रीअब्सॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का होता है। और जो तीसरा स्टेप होता है वो सिक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन का होता है। तो यूरिन की फॉर्मेशन में ये 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी इन प्रोसेसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोसेस होते हैं ये यूरिन की फॉर्मेशन में किस तरह जाके हेल्प दे रहे होते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसमें आपके पास क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो इस एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आपके ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। अच्छा, ये जो आपके पास एफेरेंट आर्ट्रियोल होता है या जो एफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, ग्लोमेरुलस क्या होता है, बाउमेन कैप्सूल क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जब आप लोग देखते हैं तो जो ब्लड होता है वो इस एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आपके ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप लोग एफेरेंट आर्ट्रियोल, ये जो आर्ट्रियोल है जहाँ से ब्लड इंटर हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, इसके डायमीटर को जब आप लोग इस एफेरेंट आर्ट्रियोल जहाँ से ब्लड वापस जा रहा होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं तो इन दोनों की डायमीटर में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ चूँकि डायमीटर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसी ब्लड की आउटफ्लो के लिए ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर कम है, इसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसको प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है वो तकरीबन इस एफेरेंट आर्ट्रियोल की डबल होता है। यहाँ पे जब ब्लड आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर आता है और उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है बाउमेन कैप्सूल के अंदर, उस पर्टिकुलर फिल्ट्रेट को नेफ्रिक या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोमेरुलस होता है यहाँ पे आपके पास एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, बहुत सी कैपिलरीज यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होती हैं। तो जो ब्लड आपके इस ग्लोमेरुलस के अंदर आता है वहाँ से ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है वहाँ से ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और ब्लड आपके इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। तो इस फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट बनता है जब वो आपके ग्लोमेरुलस से पास हो जाता है उसको नेफ्रिक या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है दिस प्रोड्यूसेस अबाउट 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट, मतलब जो फिल्ट्रेट आपके पास आता है 1 मिनट में तकरीबन 125 ml फिल्ट्रेट आपके पास आ रहा होता है। इसको जब आप लोग कलेक्टिवली देखते हैं तो पूरे दिन के अंदर तकरीबन 180 लीटर जो फिल्ट्रेट होता है वो आपके पास बन रहा होता है। आपके इस ग्लोमेरुलस से जब ब्लड फिल्टर हो जाता है इसकी कंपोजिशन को अगर आप लोग ब्लड प्लाज्मा के साथ जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्लड ही को फिल्टर कर रहे हैं,
लेकिन जो आपके पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है इसकी कंपोजिशन को जब आप लोग ब्लड प्लाज्मा के साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों की जो कंपोजिशन होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बहुत कम डिफरेंसेस दोनों के अंदर होते हैं। जब आप लोग ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखते हैं या जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, दोनों में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स, आयंस, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स एंड वाटर प्रेजेंट होता है। वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी प्रेजेंट होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आपके पास होता है उसमें प्रोटीन और सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, और आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन और सेल्स होते हैं वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि चूँकि प्रोटीन और सेल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे वो आपके पास जो फिल्ट्रेट आता है उसमें वो आपके पास नहीं आते। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ब्लड प्लाज्मा और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है, तो उनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में प्रोटीन और सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। जब आप लोग फिल्ट्रेट बना लेते हैं, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आपके पास बन जाता है, तो उसमें चूंकि यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं, उसमें वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, तो जितनी यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो आपकी बॉडी रीअब्जॉर्ब करती है। तो आपके पास जो दूसरा स्टेप होता है यूरिन की फॉर्मेशन में, उसको रीअब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जो रीअब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। सो रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये एक ही प्रोसेस के 3 नाम हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो सोल्यूट और वाटर होता है वो फिल्ट्रेट में से आपके ब्लड स्ट्रीम में दोबारा चले जाते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जब आपके पास आ जाता है तो चूंकि उसमें यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं, तो उसमें जो सोल्यूट और वाटर होता है उसको जब आप लोग ब्लड स्ट्रीम में दोबारा एब्जॉर्ब करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अभी क्वेश्चन ये है कि इसको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं, इसको हम लोग सिंपली एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कहते। तो इसको रीअब्जॉर्प्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड। पहली दफ़ा आपके पास जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो सल्यूट्स होते हैं, जो वाटर आपके पास होता है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो जो जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब आप लोग कोई मील ले लेते हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पहली दफ़ा वहाँ से जाके वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। अभी किडनी के अंदर आपके नेफ्रॉन्स में चूँकि दोबारा से वो ब्लड के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसको रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। नेफ्रॉन का जो रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है वो बड़ा सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जो चीज़ें बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं वो जाके रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं होती उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए आपके पास ये जो रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अंदर होता है वो चूंकि बहुत सेलेक्टिव होता है, इसलिए इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। इस रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो फिल्ट्रेट में से उसका रीअपटेक हो जाता है, और जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं होती वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। ये जो रीअपटेक ऑफ यूज़फुल सब्सटेंसेस होता है वो आपकी जो कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं और आपके पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो जो आपके पास रीअपटेक ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस होता है वो इन्हीं कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके नेफ्रॉन का मेजर पोर्शन कवर कर रहे होते हैं, मतलब नेफ्रॉन का जो मेजर पार्ट होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ही होता है। इसलिए आपके पास जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, अबाउट 80% ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वो आपके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर होता है। और जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं,
जो आपका बाउमेन कैप्सूल होता है वहाँ से जाके वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अबाउट 80% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा होता है। अच्छा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है? उसका एक मेन रीज़न ये होता है कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक तो वो बहुत उनका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और सेकेंडली प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास माइक्रोवेलाई की तरह होता है, और जब उनका स्ट्रक्चर माइक्रोवेलाई की तरह होता है उसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि वो फिल्ट्रेट में से ज़्यादा मटेरियल को रीअब्जॉर्ब कर सकता है। आपके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं? जितना भी ग्लूकोज होता है जो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आता है, सारे का सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। जितने भी आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो वाइटामिन्स होते हैं, एंड अबाउट 80% ऑफ द वाटर वो जाके रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो आपके पास लूप ऑफ हेनले होता है उसका जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो यूजुअली वाटर को परमिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहाँ पे जाके वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब होता है वो यूजुअली वाटर को इम्परमिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि असेंडिंग लिम्ब में आपके पास वाटर जाके रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब होता है वहाँ पे सोडियम, पोटाशियम और जो दूसरे आयंस होते हैं वो जाके रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर यूजुअली इन्वॉल्व इन द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस, और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस का मतलब ये है कि वाटर और सॉल्यूट का जो बैलेंस होता है उसको जाके मेंटेन किया जाता है। तो जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो यूजुअली ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और आपका जो ब्लड का पीएच होता है उसको भी कंट्रोल करने में आपके पास जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं उनका रोल होता है, क्योंकि जो आपके डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस को जाके सिक्रीट कर रहे होते हैं। सबसे एंड वाला जो पार्ट होता है वो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, और जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं दे आर यूजुअली इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर हार्मोन काम करता है जिसको ADH कहा जाता है। तो इसको हम लोग एट द एंड ऑफ द स्लाइड डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे कि जो ADH हार्मोन होता है वो आपके पास किस तरह फंक्शन कर रहा होता है। अच्छा, ये जो आपके पास फिगर है ये आपको नेफ्रॉन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पे जाके आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपके पास कैसे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इनिशियली ये अगर आपके पास ग्लोमेरुलस है और ये आपके पास बाउमेन कैप्सूल है, तो यहाँ पे जब ब्लड इंटर होता है यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बनता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होते हैं उसके अंदर आ रहा होता है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं इस डायग्राम के अंदर ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, यूजुअली इनका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज जितना भी ग्लूकोज होता है सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो यूरिया होता है, सोडियम आयन, द पोटाशियम आयन, द फॉस्फेट, द कैल्शियम, द मैग्नीशियम एंड अबाउट 70 to 80% ऑफ द वाटर वो जाके रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि आपके पास ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द आपके पास कैपिलरीज होते हैं, और वो जो कैपिलरीज होती हैं उनमें यूजुअली जाके ये जो चीज़ें होती हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और वहाँ से जाके वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स दे आर सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, और जब यहाँ से चीज़ जब हम लोग रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि इन ट्यूब्यूल्स में से चीज़ें बाहर निकल के इन कैपिलरीज के अंदर आती हैं और वो जाके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है उनके अंदर ये चीज़ें जाके उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती हैं। दैट मीन्स फ्रॉम दीज ट्यूब्स इनटू द कैपिलरीज जो इसको सराउंड कर रहे होते हैं।
ये जो आपके पास लिम्ब है, लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने जो आपको या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो आपके पास लूप होता है, ये पूरा लूप है, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये चूंकि ये जो लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट होता है, ये चूंकि नीचे आ रहा है, इसलिए इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आप लोग कह सकते हैं, या इसको डिसेंडिंग लिम्ब आप लोग कह सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है एंड दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले, इसलिए इसको असेंडिंग लिम्ब भी कहा जाता है। तो जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब होता है, यहाँ भी यूजुअली जो वाटर होता है वो जाके रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें जो आपके डिफरेंट आयंस होते हैं उनकी जाके रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। जब आप लोग डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को देखते हैं तो यहाँ पे यूजुअली जो आपके पास आयंस होते हैं और जो वाटर और यूरिया होता है उनकी जाके रीअब्जॉर्प्शन होती है इनटू दी कैपिलरीज, जो इस पूरे स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द आपके पास प्रेजेंट होते हैं। जब आपके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, आपके लूप ऑफ हेनले और आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, वो जब जाके रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो आपके कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आता है। और कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करते हैं कि वो जाके सोडियम, वाटर और यूरिया को जाके रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास जो मटेरियल बचता है वो यूरिन होता है और वो आपके ब्लेडर में आता है एंड दैट इज़ एक्चुअली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और जब आप लोग इस ब्लेडर की बात करते हैं, यहाँ पे यूजुअली जब फिल्ट्रेट आता है, इसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो इन डिफरेंट पार्ट्स में जाके रीअब्जॉर्ब हो चुकी हैं, और जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है वो अभी आपके ब्लेडर में आता है और वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकल जाता है। और उसमें जो मेजर चीज़ होती है वो आपके पास वाटर और यूरिया ही होता है। मतलब यूरिन के अंदर जो आपको मेजर चीज़ मिल रही होती है वो यूरिया और जो आपके पास वाटर होता है। मतलब जो एक्सेस वाटर आपकी बॉडी के अंदर होता है वो निकल जाता है। यूरिया चूँकि आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी आपकी बॉडी से निकल जाता है। तीसरा जो स्टेप होता है यूरिन की फॉर्मेशन में, उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा जाता है। और जो आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूबुलर लेमन एंड इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया है कि आपके इन ट्यूब्यूल्स में से, ये जो आपके पास ट्यूब्यूल्स हैं, इसमें से चीज़ें आपके कैपिलरीज में इंटर हो रही हैं, मतलब वो आपके ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। आपकी ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो आपके पास ये कैपिलरीज होती हैं, जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, वहाँ से चीज़ें निकल के आपके ट्यूबुलर ल्यूमेन में आती हैं, आपके इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है, और फिर इन्हीं ट्यूब्यूल्स में से यूरिन की फॉर्म में वो जाके निकल जाता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन में इन ट्यूब्स में से चीज़ें निकल के आपके इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आती हैं और वो दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर हो जाती हैं। आपकी ट्यूबुलर सिक्रीशन में इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से चीज़ें मूव करती हैं इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन। तो ट्यूबुलर ल्यूमेन में आपका ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, जो आपके पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब इन सारी ट्यूब्यूल्स में आपके पास जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वहाँ से चीज़ें निकल के इन ट्यूबुलर ल्यूमेन में आती हैं और फिर जाके वो आपकी बॉडी से निकल जाती हैं। इन सिक्रीशंस में वेरी फ्यू सब्सटेंसेस दे आर सिक्रीटेड। जिस तरह मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि मेजर जो चीज़ें होती हैं वो वाटर होता है, या वो आपके पास जो यूरिया होता है, एंड कुछ आयंस आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपके पास कुछ चीज़ें जो सिक्रीट होती हैं इस ट्यूबुलर सिक्रीशन की फॉर्म में, उसमें यूजुअली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक यूरिया है, या जो आपके पास यूरिक एसिड है, और इसमें से आपके पास जो आयंस आपकी बॉडी में एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं लाइक पोटाशियम, और जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं वो इन ट्यूबुलर कैपिलरी से इन ट्यूबुलर ल्यूमेन में मूव करती हैं और वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकल जाती हैं। जो एक्सेस हाइड्रोजन आपके पास होता है उसकी जाके सिक्रीशन होती है, और ये कुछ ड्रग्स आपके पास होते हैं वो जाके इस ट्यूबुलर सिक्रीशंस में
पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से मूव करती हैं इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन और फिर वो आपकी बॉडी से निकल जाती हैं। तो ये आपके पास 3 मेजर स्टेप्स होते हैं जब आप लोग यूरिन की फॉर्मेशन की बात करते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड देन द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब किडनी की अगर आप लोग बात करते हैं तो किडनी आपके पास एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होता है। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का सिंपल मतलब ये है कि वाटर और सॉल्यूट का जो बैलेंस होता है आपकी बॉडी के अंदर, किडनी जाके उसको रेगुलेट कर रहा होता है, ताकि जितना पानी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जितने सॉल्यूट आपकी बॉडी के रिक्वायर्ड हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर रहें। जो एक्सेस आपके पास है उसको जाके आपकी बॉडी से रिमूव किया जा सके। एक जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो किडनीज में ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और जो वाटर कंटेंट को मेंटेन करता है, उस हार्मोन को ADH कहा जाता है, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है उसको एक बैलेंस में रखा जाता है, लेकिन चूंकि यह बैलेंस आपके पास डिस्टर्ब हो सकता है, कभी आपके पास बॉडी में पानी ज़्यादा हो सकता है, कभी आपकी बॉडी में पानी कम हो सकता है। तो इस ज़्यादा पानी को या इस कम पानी को नॉर्मल रखने के लिए जो हार्मोन होता है उसको ADH हार्मोन कहा जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है, मतलब वाटर जब गेन हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल वाटर का कंटेंट है वो नॉर्मल से अबव हो गया है। जब वो नॉर्मल से अबव हो जाता है, आपका ब्रेन जाके इस वाटर गेन को डिटेक्ट करता है और इसके रिस्पॉन्स में ब्रेन के जो पाइट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो ADH हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है उसको वो कम कर देती हैं। जब इस ADH हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो किडनी की रीअब्जॉर्प्शन पानी की होती है वो कम हो जाती है और ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट नॉर्मल से ज़्यादा है। इसलिए जब आप लोग कम ADH को प्रोड्यूस करते हैं, किडनी बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। जब किडनी कम पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से निकलेगा, आपका जो वाटर कंटेंट होगा वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। अभी अगर इसके रिवर्स आपके पास प्रोसेस है कि आपके पास वाटर कंटेंट वो नॉर्मल से नीचे आ गया है, जब वो नॉर्मल से नीचे आ जाता है दोबारा से ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, पाइट्यूटरी ग्लैंड इस बिलो नॉर्मल लेवल को डिटेक्ट करता है और वो ज़्यादा ADH हार्मोन को रिलीज़ करता है। ज़्यादा ADH हार्मोन क्या करता है कि वो किडनी में जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है उसको वो इंक्रीज़ कर देता है, और जब किडनी में पानी की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है तो जो आपके पास वाटर लेवल नॉर्मल से नीचे होता है वो जाके दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तो किडनी आपके पास एक ऑस्मो रेगुलेटरी रीजन के ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे काम करती है, यूटिलाइजिंग द ADH हार्मोन। Another important function of the kidney is the control of blood sodium level, क्योंकि आपके पास जो ब्लड का जो सोडियम लेवल होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जब सोडियम का लेवल नीचे आ जाता है, उसके रिस्पॉन्स में जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन का एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको ऑल्डोस्टेरोन कहा जाता है। ये हार्मोन क्या करता है कि वो किडनी के ऊपर जाके एक्ट करता है। किडनी में ये आपके पास ये जो हार्मोन होता है जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं, ये हार्मोन क्या करता है कि वो आपकी किडनी में जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है उसको वो इंक्रीज कर देता है, और जब सोडियम का इनटेक इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो सोडियम का लेवल होता है वो जाके नॉर्मलाइज हो जाता है। तो जो आपके पास किडनीज हैं वो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करती हैं, और वो ब्लड के अंदर जो सोडियम का लेवल होता है उसको भी वो मेंटेन रख रहा होता है। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड जो पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं कि द ब्लेडर स्टोर्स डैश यूरिन अलाउइंग यूरिनेशन टू बी इनफ्रीक्वेंट एंड कंट्रोल्ड। जब आप लोग ब्लेडर की बात करते हैं वो कितने यूरिन को स्टोर कर सकता है? ऑप्शन ए 0.5 to 1 लीटर, ऑप्शन बी 2.5 to 3 लीटर, ऑप्शन सी 3.5 to 4 लीटर्स,
एंड ऑप्शन डी 4.5 to 6 लीटर्स। तो जब आप लोग ब्लैडर की कैपेसिटी को देखते हैं, यूजुअली ये 0.5 से लेके 1 लीटर यूरिन को स्टोर कर सकता है, और जब वो इतने यूरिन को स्टोर कर सकता है, इसका मतलब ये है कि जो यूरिनेशन आपके पास होती है वो इनफ्रीक्वेंट होती है, आपको जल्दी जल्दी यूरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, और उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ब्लैडर यूरिन को स्टोर कर सकता है। Now what is the function of the ADH? अभी हम लोगों ने ADH के फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। ऑप्शन ए इज इट कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड, ऑप्शन बी इट इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी इट डिक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन, एंड ऑप्शन डी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सॉल्ट। तो अभी चूंकि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि ADH हार्मोन का काम ये होता है कि वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। Another possible multiple choice question can be कि part of the nephron that is impermeable to salt is, मतलब वहाँ पे आपके पास जो salts होते हैं उनकी reabsorption नहीं होती। तो ऑप्शन ए आपको दिया है distal convoluted tubule, ऑप्शन बी collecting ducts, ऑप्शन सी ascending limb of the loop of Henle, एंड ऑप्शन डी the descending limb of loop of Henle। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ पे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है, बाकी किसी चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग सॉल्ट्स की बात करते हैं इसका, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में सॉल्ट भी रीएब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो चूँकि सॉल्ट को इम्परमिएबल होते हैं, ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास ऑप्शन डी होगा। स्टेटमेंट आपको दी है कि द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्सॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस फाउंड इन द फिल्ट्रेट, आपके पास ब्रोमीडूरल फिल्ट्रेट होता है, विच इंक्लूड नियरली 100% ऑफ द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स along with approximately 90% of the bicarbonate, 60 to 70% of the water, sodium and chloride। ऑप्शन ए आपको दिया है distal convoluted tubule, ऑप्शन बी collecting tubule, ऑप्शन सी loop of Henle, एंड ऑप्शन डी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास पहला पार्ट होता है आपके बाउमेन कैप्सूल के बाद, उसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, वहाँ पे माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होते हैं, और 80% ऑफ री एब्जॉर्प्शन जो आपके पास होता है वो उसी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। तो जितनी चीज़ें आपके पास होती हैं ज़्यादातर वो आपके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन इसमें से होगा कि आपके पास जो 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स होते हैं, 90% ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन और 60 to 70% ऑफ द वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड आयन, वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाके रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। In the distal convoluted tubule, which hormone plays a role in sodium reabsorption, which causes water to be reabsorbed as well? इसका मतलब ये है कि आपके डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कौन सा हार्मोन आपके सोडियम रीएब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प दे रहा होता है। ऑप्शन ए द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट ADH कहा जाता है, ऑप्शन बी द पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी द एल्डोस्टेरोन, एंड ऑप्शन सी द कॉर्टिसोल। तो अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सोडियम की जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। Now, which hormone play a role in water reabsorption in the collecting duct or the tubule? Option A, aldosterone. Option B, thyroxine. Option C, antidiuretic hormone. And option D, the corticotrophin releasing hormone. अभी इसको हम लोगों ने पिछली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस किया है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। नाउ all of the following processes are involved in the formation of the urine except, आपको 4 प्रोसेसेस दिए हैं कि इसमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ऑप्शन ए द अल्ट्राफिल्ट्रेशन और द प्रेशर फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी द रीअब्जॉर्प्शन और द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी सिक्रीशन और द ट्यूबुलर सिक्रीशन, एंड ऑप्शन डी द प्रोटीन सिंथेसिस। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन चूँकि यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ दी प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का आपके यूरिन की फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता।
The process of ultrafiltration produces कि अल्ट्रा जो फिल्ट्रेशन होता है वो आपके पास कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करता है 125 ml per minute and 180 liters per day. Option B 175 ml per minute filtrate 200 liter per day. 200 ml per minute filtrate 220 liters per day और 25 ml per minute filtrate 80 liters per day. तो इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वो 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करता है और पूरे दिन में तकरीबन 180 लीटर जो फिल्ट्रेट होता है वो जाके प्रोड्यूस होता है. नाउ ट्यूबुलर सिक्रीशन इज, आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए वो कौन सा वाला है. So tubular secretion is the transfer of material from the peritubular capillaries to the renal tubular lumen and is the active transport. Option B आपको दिया है the transfer of the material from the peritubular capillaries to the renal tubular lumen and is the passive transport. Option C the transport of material from the renal tubular lumen to the peritubular capillaries excuse me and is active transport. Option D the transfer of material from the renal tubular lumen to the peritubular capillaries and is the passive transport. तो आपको पता है कि ट्यूबुलर सेक्रीशन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन में होता है. तो जब आप लोग पहली स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें आपको दिया है कि मटीरियल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन में मूव कर रहे हैं. ऑप्शन बी में भी आपको यही दिया है कि चीज़ें मूव कर रही हैं फ्रॉम दी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टू दी रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन. ऑप्शन सी आपको दिया है कि चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम दी रीनल ट्यूबुलर डोमेन टू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. तो सी को डायरेक्टली आप तो काट सकते हैं क्योंकि आपके पास जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है, रीनल ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में नहीं होता. ऑप्शन डी में भी आपको यही दिया है कि रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन से चीज़ें मूव कर रही हैं इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. तो इसको भी आप लोग काट देते हैं. अभी इन दोनों में से आप लोगों ने चूज़ करना है कि ऑप्शन ए आपको दिया है कि चीज़ें मूव कर रही हैं फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन. ऑप्शन बी आपको दिया है फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन. तो इस पार्ट तक दोनों आपके पास आइडेंटिकल हैं. ऑप्शन ए में आपको दिया है कि ये जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन वो आपके पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है. ऑप्शन बी में आपको दिया है कि ये आपके पास एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है कि इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती. तो चूंकि ट्यूबुलर सेक्रीशन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन में जब होता है तो उसमें चूंकि एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास ऑप्शन ए होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जाके इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें. इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाके कंटिन्यू करेंगे.